हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स केमिस्ट्री सॉल्यूशन। और आज हम डिस्कस करेंगे बेटा न्यूक्लियाई का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन एक्चुअल में क्या है बेटा? इट इज द रेशियो, एक नंबर है। पैकिंग फ्रैक्शन क्या है? एक नंबर है, एक रेशियो है। तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, it is defined as the ratio of excess mass per nucleon, तो ये जो पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला बनेगा बेटा, पैकिंग फ्रैक्शन this is the excess mass अपॉन डिवाइड में न्यूक्लियन। और न्यूक्लियन क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, दैट इज मास नंबर। तो एक्सेस मास को मैं लिखूंगा m माइनस, किसी भी एलिमेंट को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, AXZ। ये होता है मास नंबर, ये होता है एटॉमिक नंबर। तो m माइनस A डिवाइड बाय A, ये फॉर्मूला बना हमारा। यहाँ पे बेटा जो m है, कैपिटल M, दिस इज द एटॉमिक वेट, ऑफ न्यूक्लियाई, ये जो नंबर है m, एटॉमिक वेट ऑफ द न्यूक्लियाई, ये नंबर बेटा फ्रैक्शन में हो सकता है। इट इज इन फ्रैक्शन, डेसिमल में हो सकता है ये नंबर, मे बी इन डेसिमल, पर a इज ऑलवेज होल नंबर, क्योंकि बेटा a क्या बताया मैंने आपको? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन अगर 5 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है तो 7। कभी भी ऐसा तो नहीं होगा ना डेसिमल में प्रोटॉन है, 1.4 प्रोटॉन है, ठीक है? तो ये नंबर ऑलवेज होल नंबर होगा, एक इंटीजर होगा, पर ये नंबर एक डेसिमल में भी हो सकता है। तो यहाँ तक हमने डिस्कस किया पैकिंग फ्रैक्शन की डेफिनेशन, उसका फॉर्मूला, इन टर्म्स के बारे में डिस्कस किया। अब जो पैकिंग फ्रैक्शन हमें बताता है, किसके बारे में बताता है? स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस के बारे में। पैकिंग फ्रैक्शन, इट इज द मेजरमेंट ऑफ, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, इट इज द मेजर द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी के बारे में बताता है बेटा। पैकिंग फ्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा उतना ही स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी, या फिर पैकिंग फ्रैक्शन एंड वाइस वर्सा भी कह सकते हैं आप। तो सेकंड हमें क्या पता चलता है? लोअर पैकिंग फ्रैक्शन means greater stability, and vice versa, जितना पैकिंग फ्रैक्शन किसी न्यूक्लियस का लेस होगा, कम होगा बेटा, उतना ही वो ज़्यादा स्टेबल होगा। एक ग्राफ के हेल्प से मैं आपको समझाता हूँ पैकिंग फ्रैक्शन के बारे में। तो यहाँ पे जो A है, A क्या? मास नंबर, हाउ मच? 16। और यहाँ पे इसके बाद जो A है वो क्या है? ग्रेटर देन 240। तो ये ग्राफ किसके बीच में है? दिस इज द ग्राफ बिटवीन मास नंबर A एंड इधर क्या लिखा मैंने? पैकिंग फ्रैक्शन, PF से डिनोट कर लिया शॉर्ट। तो इस ग्राफ से रिलेटेड बेटा 2-3 पॉइंट्स जो हमारे सामने आए, जब मास नंबर कितना होगा? 16, फॉर मास नंबर 16, किसका होता है बेटा मास नंबर 16? ठीक है, कमेंट में मुझे बताइए मास नंबर 16 किसका होता है?
फिलहाल यहाँ पे हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, फॉर मास नंबर 16 पैकिंग फ्रैक्शन इज 0। पैकिंग फ्रैक्शन क्या है, 0। पैकिंग फ्रैक्शन इज 0। अगर मास नंबर 16 से लेस होगा, मास नंबर 16 से लेस होगा तो पैकिंग फ्रैक्शन इंक्रीज करेगा बेटा, और इसकी स्टेबिलिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। सेकेंड पॉइंट, इफ मास नंबर इज लेस देन, if mass number is less than 16, अगर मास नंबर 16 से कम है, इन दिस रीजन की बात कर रहा हूं, पैकिंग फ्रैक्शन इज मोर, पैकिंग फ्रैक्शन इज मोर, सो लेस स्टेबल। तो ये जो न्यूक्लियाई हैं बेटा, लाइटर न्यूक्लियाई हैं, ये क्या हैं, लेस स्टेबल। क्या है, लेस स्टेबल। इसके बाद बात करते हैं बेटा, जैसे जैसे पैकिंग फ्रैक्शन 16 से आगे इंक्रीज करेगा, 17, 18, तो यहाँ पे जो पैकिंग फ्रैक्शन है वो डिक्रीज कर रहा है, नेगेटिव में, ठीक है, डिक्रीज कर रहा है। और अगेन 240 के बाद पैकिंग फ्रैक्शन फिर से इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा। तो ये जो रीजन है इन बिटवीन, तो बिटवीन मास नंबर 16 टू 240 पैकिंग फ्रैक्शन इज लेस, पैकिंग फ्रैक्शन इज लेस, सो मोर स्टेबल, सो मोर स्टेबल। तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा बेटा। ये जो रीजन है हमारा, ये जो रीजन आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये जो रीजन है आपका मोर स्टेबल है। कौन से इसमें न्यूक्लियाई हैं, मास नंबर 16 से ग्रेटर एंड लेस देन 240। और अगर मैं इस रीजन की बात करता हूँ बच्चों, इस रीजन में मास नंबर कितना रखा, मोर देन 240, और आप देखिए पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू फिर से इंक्रीज हो रही है। सो लास्ट पॉइंट इसमें हम डिस्कस करेंगे, पैकिंग फ्रैक्शन मोर देन, सॉरी, पैकिंग फ्रैक्शन इज मोर फॉर ए इज ग्रेटर देन 240। तो पैकिंग फ्रैक्शन ग्रेटर आ रहा है बेटा, ज़्यादा आ रहा है, किसके लिए, जब भी मास नंबर 240 से ज़्यादा होंगे, सो इट इज़ लेस स्टेबल, इट इज़ लेस स्टेबल। इस रीजन के लिए लेस स्टेबल, इस रीजन के लिए लेस स्टेबल। और ये जो मिडल पोर्शन है, यहाँ पे पैकिंग फ्रैक्शन नेगेटिव है, लेस है, तो ये रिलेटिवली, इनके रिलेटिवली मोर स्टेबल। तो यहाँ पे बेटा फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। और अब बेटा हम पढ़ेंगे एक ऐसे फोर्स के बारे में जो नेचर में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है। 11th क्लास में हमने पढ़ा था बेटा, देयर आर 4 टाइप ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस, और उन 4 टाइप ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस में जो सबसे वीकेस्ट फोर्स था वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। उसके बाद हमारा जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है वो कौन सा होता था, न्यूक्लियर फोर्स। तो आज हम उस न्यूक्लियर फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे बेटा। किसके बारे में डिस्कस करेंगे, न्यूक्लियर फोर्स और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो फर्स्टली वी डिफाइन न्यूक्लियर फोर्स। क्या समझते हैं हम न्यूक्लियर फोर्स पे, तो देखिए बेटा, न्यूक्लियस एक टाइनी सेंट्रल कोर न्यूक्लियस, इसमें क्या है, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, तो दो प्रोटॉन के बीच में पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से एक रिपल्शन फोर्स होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा। दोनों प्रोटॉन दूर जाएंगे बेटा, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, रिपेल। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव पॉजिटिव है, फिर भी ये रिपेल नहीं करते, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन होने के बावजूद ये रिपेल नहीं करते। मतलब एक फोर्स इनको बेटा बाउंड रखता है, अट्रैक्ट रखता है, एक अट्रैक्टिव फोर्स होगा जो इन न्यूक्लियंस को आपस में बाउंड रखेगा, और उस अट्रैक्टिव फोर्स को हम कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स। तो कैसे लिखना है बेटा, इट इज द अट्रैक्टिव फोर्स, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, force of attraction which bound न्यूक्लियंस क्या है, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, इनको हम कंबाइंड क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियन। विच बाउंड न्यूक्लियंस within the tiny central core, called atomic nucleus। इस टाइनी सेंट्रल कोर को क्या बोलते हैं बेटा हम, एटॉमिक न्यूक्लियस।
अभी ये हाफ डेफिनेशन हुई है। अभी तक मैंने क्या बताया, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच बाउंड, जो बाउंड रखता है बेटा न्यूक्लियंस को, न्यूक्लियंस मतलब न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन कहाँ पे, विद इन द टाइनी सेंट्रल कोर मीन्स एटॉमिक न्यूक्लियस। इन स्पाइट ऑफ दैट, इसके बावजूद, किसके बावजूद, एक फोर्स ऑफ रिपल्शन उन पे एक्ट कर रहा है। इन स्पाइट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, in spite of electrostatic force of repulsion between protons, या between them लिख लीजिए। तो दिस इज द डेफिनेशन बेटा, ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स। इसी से रिगार्डिंग हम कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। देखो बेटा कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देयर आर 4-5 टाइप्स की कैरेक्टरिस्टिक्स है। फर्स्ट वन, इनकी जो स्ट्रेंथ होती है बेटा वो नेचर पे डिपेंड नहीं करती। मींस दो प्रोटॉन के बीच का फोर्स है, या दो न्यूट्रॉन के बीच का फोर्स है, या एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन के बीच का फोर्स है, उनकी जो स्ट्रेंथ होगी, किसकी, न्यूक्लियर फोर्स की जो स्ट्रेंथ होगी वो इंडिपेंडेंट है, किसके ऊपर, नेचर ऑफ न्यूक्लियन के ऊपर। तो द स्ट्रेंथ, फर्स्ट पॉइंट, द स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, द स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियर फोर्स इज इंडिपेंडेंट, इज इंडिपेंडेंट ऑफ, क्या है बेटा, स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियर फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ न्यूक्लियंस, नेचर ऑफ न्यूक्लियंस। आइदर दो प्रोटॉन के बीच में है, दो न्यूट्रॉन के बीच में है, या फिर एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में है, क्या रहेगा, सेम रहेगा, फर्स्ट वन। सेकंड, ये जो हमारा न्यूक्लियर फोर्स है बेटा ये सैचुरेशन प्रॉपर्टीज को शो करता है। कौन सी प्रॉपर्टी, सैचुरेशन प्रॉपर्टीज को शो करता है। इट शो द सैचुरेशन प्रॉपर्टी, सैचुरेशन प्रॉपर्टीज। क्या समझते हैं बेटा आप सैचुरेशन प्रॉपर्टी से, इसका मतलब ये है जो न्यूक्लियन है वो अपने एडजेसेंट नेबर के साथ ही इंटरेक्ट करेगा, ये नहीं कि ऑल द न्यूक्लियंस ऑफ द न्यूक्लियस। इट मीन्स दैट द न्यूक्लियन interact only with adjacent nucleus। adjacent मतलब साथ वाले, adjacent nucleon, not all the nucleons, not all the nucleons of nucleus, of atomic nucleus। दिस इज द सेकेंड पॉइंट। अब बात करते हैं बेटा स्ट्रेंथ की। तो ये जो न्यूक्लियर फोर्स है, ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन है, इसका 100 टाइम्स होता है। हाउ मच, 100 टाइम्स। और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसका होता है बेटा 10⁻38 टाइम्स। ये बात आप +1 में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ न्यूक्लियर फोर्स की, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की, तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का 100 गुना और ग्रेविटेशनल फोर्स का 10⁻38 टाइम्स होता है। यही रीज़न है बेटा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होने के बावजूद दो प्रोटॉन के बीच में कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन होने के बावजूद वो उसको बाउंड रखता है, किसमें, विद इन द न्यूक्लियस। तो इस रीजन की वजह से हेंस न्यूक्लियर फोर्स बाउंड न्यूक्लियन in nucleus as electrostatic force Fe, electrostatic force is already present, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होने के बावजूद, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन होने के बावजूद ये न्यूक्लियर फोर्स बेटा इसको बाउंड रखता है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग होता है,
ठीक है, लीजिए बेटा स्क्रीनशॉट लीजिए फास्ट। ठीक है बेटा, कर लिया नोट। इंस्पाइट। तो यहाँ पे बेटा हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में अभी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस की। इसके बाद 4th वन है इसमें, ये जो न्यूक्लियर फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स कैसा फोर्स है बेटा? शॉर्ट रेंज फोर्स है। कैसा फोर्स है? शॉर्ट, बल्कि ये कहिए वेरी शॉर्ट रेंज, वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स। वेरी शॉर्ट रेंज का मतलब ये फ्यू एफएम फर्मी तक ही अवेलेबल है। फ्यू, वेरी फ्यू या विद इन फ्यू फर्मी। एफएम का मतलब होता है बेटा फर्मी। 1 फर्मी इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। इट इज एप्लीकेबल फॉर ओनली फ्यू फर्मी। या फिर आप कह सकते हैं और यू से विद इन द न्यूक्लियस, और यू से विद इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर, जैसे ही न्यूक्लियस से बाहर जाएगा ये फोर्स गायब हो जाएगा बेटा। कैसे फोर्स हैं ये? दीज फोर्स आर नॉन सेंट्रल फोर्स। दीज फोर्स आर नॉन सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स कौन से बताए थे बेटा आपको? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो सेंट्रल है। पर ये कैसा फोर्स है? नॉन सेंट्रल फोर्स। इनका जो वेरिएशन है बेटा, वेरिएशन, वो वेरिएशन किस टाइप का आएगा? इसमें देखिए, फोर्स यहाँ पे 0, ये पॉजिटिव, और यहाँ पे फोर्स नेगेटिव। ठीक है बेटा, ये फोर्स ऊपर, ये नीचे, ये 0 वाली लाइन। आर डिस्टेंस इन फर्मी, बताया ना अभी आपको किस में होता है? फर्मी में, वेरी शॉर्ट रेंज के लिए। तो यहाँ पे जब अप्रॉक्सीमेट 10 फर्मी तक सेपरेशन है तो ये 0 के बराबर होता है, नियरली इक्वल टू 0, नियरली इक्वल टू 0 हो जाता है ये। और ये 0.8 इस टाइप से ग्राफ बनेगा बेटा। ये कितना है? 0.8 फर्मी, ये 10 फर्मी। तो यहाँ पे जो वेरिएशन है, ग्राफ है किसके बीच में? ग्राफ बिटवीन न्यूक्लियर फोर्स एंड सेपरेशन। एंड सेपरेशन किससे शो किया बेटा? आर, बिटवीन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस देखिए इस ग्राफ क्या बेटा, ये एक इंपॉर्टेंट ग्राफ है। इसमें आपको 2-3 पॉइंट अच्छे से याद रखने हैं, तो मैं यहीं पे मेंशन कर रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट में आप बताइए, व्हेन द सेपरेशन बिटवीन 10 फर्मी, जब सेपरेशन कितना है? 10 फर्मी के नियर अबाउट है, तो फोर्स कितना है? नियरली 0, नेग्लिजिबल फोर्स है। तो फर्स्ट वन, when R is equal to 10 Fermi, force is negligible. Force is negligible. First one. इसके बाद क्या होगा बेटा? जैसे जैसे फोर्स, ये डिस्टेंस सेपरेशन डिक्रीज हो रहा है हमारा, तो ये फोर्स क्या करेगा? नेगेटिव फोर्स हो जाएगा। कैसा फोर्स हो जाएगा? नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब होता है बेटा अट्रैक्टिव इन नेचर। अट्रैक्टिव इन नेचर। तो एज द डिस्टेंस डिक्रीज, एज द डिस्टेंस इज लेस देन 10 फर्मी, इज लेस देन 10 फर्मी, 10 फर्मी से कम डिस्टेंस है, तो नेगेटिव फोर्स मीन्स अट्रैक्टिव इन नेचर। अट्रैक्टिव इन नेचर। चलिए बेटा, ये सेकंड पॉइंट हुआ हमारा, नेगेटिव फोर्स। अब कई बच्चों को ये लगता है नेगेटिव का मतलब तो रिपल्सिव होना चाहिए। नहीं, मान लो एक चार्ज पॉजिटिव है और एक चार्ज नेगेटिव है, तो इनके बीच का जो फोर्स होगा वो कैसा आएगा? नेगेटिव। और ये दोनों क्या करेंगे? अट्रैक्ट। तो नेगेटिव और अट्रैक्शन एक पेयर है। पॉजिटिव, एक भी चार्ज पॉजिटिव, दूसरा भी चार्ज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव क्या करेंगे? रिपल्शन। या फिर दोनों नेगेटिव हैं तो क्या आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव पॉजिटिव मीन्स पॉजिटिव चार्ज किसको शो करता है? रिपल्शन को। और नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव फोर्स किसको शो करता है बेटा? अट्रैक्शन को। तो एज द डिस्टेंस इज लेस देन 10 फर्मी, नेगेटिव फोर्स मीन्स अट्रैक्शन इन नेचर, अट्रैक्टिव इन नेचर। और ये जो फिर हमें एक पैरामीटर मिला 0.8 फर्मी, अगेन 0.8 पे 0 होगा, हम लिख रहे हैं डायरेक्ट लेस देन 0.8 फर्मी डिस्टेंस।
लेस देन 0.8 फर्मी डिस्टेंस। फोर्स बिकम, कैसा फोर्स हो गया बेटा, कैसा फोर्स हो गया, पॉजिटिव। फोर्स बिकम्स पॉजिटिव, फोर्स बिकम पॉजिटिव मीन्स रिपल्सिव इन नेचर, मीन्स रिपल्सिव इन नेचर। कैसा फोर्स है, रिपल्सिव इन नेचर। लो बेटा स्क्रीनशॉट। तो यहाँ पे बेटा एक कैरेक्टरिस्टिक्स हम डिस्कस करेंगे, ये जो न्यूक्लियन के बीच में स्पिन होती है, स्पिन ऑफ द न्यूक्लियन। स्पिन, स्पिन का मतलब है बेटा एंगुलर मोमेंटम। स्पिन का मतलब क्या है, एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियन। इस पे भी हमारा न्यूक्लियर फोर्स डिपेंड करता है। तो न्यूक्लियर फोर्स किस पे डिपेंड करता है, स्पिन पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल ये न्यूट्रॉन और दोनों पैरेलल स्पिन है, मींस दोनों अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो पैरेलल स्पिन बोलेंगे हम इसको। क्या बोलेंगे, पैरेलल स्पिन। तो इस केस में, पैरेलल स्पिन के केस में जो न्यूक्लियर फोर्स होगा वो स्ट्रोंगर फोर्स होगा। कैसा फोर्स होगा बेटा, स्ट्रोंगर। और अगर ये न्यूक्लियंस, दोनों न्यूट्रॉन्स आपके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको बोलेंगे बेटा एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल। और इस कंडीशन में जो फोर्स होगा, न्यूक्लियर फोर्स, ये कैसा होगा, कंपैरिजन में वीक फोर्स होगा, वीकर फोर्स होगा बेटा। लास्ट एंड बट नॉट लीस्ट, लास्ट पॉइंट क्या है बेटा, जो न्यूक्लियर फोर्स होता है ये किसकी वजह से होता है, एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल्स की वजह से होता है। न्यूक्लियर फोर्स इज ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल्स, एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल्स किसके बीच में, बिटवीन न्यूक्लियंस। और ये जो पार्टिकल्स हैं बेटा इनको बोलते हैं मिशंस, एंड दीज particles are known as missions। इस वजह से, क्योंकि ये एक्सचेंज की वजह से हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल्स की वजह से हो रहा है, तो हम न्यूक्लियर फोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सचेंज फोर्स। क्या बोल देते हैं इनको हम, एक्सचेंज फोर्स भी बोलते हैं बेटा। आज एक इम्पोर्टेंट फोर्स डिस्कस किया है बेटा, ठीक है। इस फोर्स को अच्छे से आप तैयार कीजिए, क्योंकि ये आगे भी आता रहेगा लगातार कंटिन्यूअसली इसमें यूनिट्स में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।